हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिन हुए, 4 दिन गुजर चुके हैं इस वीक के, 4 से 5 दिन। और हम लोगों ने साइंस लास्ट पढ़ा था, और जो बचे हुए साइंस के चैप्टर्स थे उसको हम इस वीक में कंप्लीट करने वाले थे और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले थे। बिहार स्पेशल का प्लस करेंट अफेयर्स भी कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन दुर्घटना जो होती है बता कर आती नहीं। मुश्किल हुई है, और मुश्किल ये हुई है कि जिससे मैं रिकॉर्ड करता था टैब से, वो टैब ही टूट गया। वो टैब टूट गया, उसको बनाने के लिए दिया, बनने में टाइम लग रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने वेट किया, लेकिन फिर मैंने दूसरा टैब ऑर्डर किया है जो कि आज कल में आया है। ऐसे में अब इस टैब के फीचर्स बड़े अलग हैं। दिक्कत ये है कि इसमें कुछ भी मैं आपको ऐसे, देखिए पेन आपको दिख रहा होगा, ये आइकन नीचे, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पे ही काम करता है। ये किसी भी इस पे काम नहीं करता अगर टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए जो बातें मैं बोलूँगा उस पे ज़्यादा गौर कीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, और जो उसमें इम्पोर्टेंट होगा उसको रोक कर, वीडियो को पॉज कर कर उसको लिख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी और बात के, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आज फ्राइडे, कल सैटरडे और संडे, हमारे पास अभी भी 3 डेज हैं इस वीक के, और इसमें हम जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा कंप्लीट करेंगे। हम रुकेंगे नहीं। देखिए, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं ऐसी अनयूजुअल सी, तो उससे लड़ना भी हमारा काम है। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विकास, ठीक है, इवोल्यूशन ये चैप्टर का नाम है। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के साथ ही जीवों का इतिहास जुड़ा हुआ है। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप जो है वो लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा, और प्रथम कोशिकीय प्रकार जलीय वातावरण में ही उत्पन्न हुए होंगे। ठीक है, ये होंगे की बात है, मतलब कि कंफर्मेशन एकदम नहीं कर सकते। जो लॉज दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं उसके हिसाब से, ठीक है, अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक, इसी में डार्विन का विचार और प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? डार्विन के अनुसार जो जीव वातावरण के, ठीक है, इस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इसके अनुसार, इसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, वो जीवित रह जाते हैं। ठीक है, और जो नहीं ढाल पाते हैं वो प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, या हो गई हैं। डार्विन ने इस प्रक्रिया को क्या कहा है? इस प्रक्रिया को कहा है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं समजात अंग बनाम समरूप अंग की, यानी कि होमोलोगस ऑर्गेन्स एंड एनालोगस ऑर्गेन्स। कुछ स्तनधारी जैसे वेल, चमगादड़, चीता, हम यानी मानव के जो अगले हाथ होते हैं, ठीक है, उनकी अस्थियां में समानता होती है, यानी हड्डियों में समानता होती है। वो एक जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन हड्डियों में समानता होती है। जबकि उनके कार्य जो होते हैं, काम जो होता है, वो अलग अलग है। अलग कार्यों के कारण ही संरचनाएं भी हमारी अलग अलग है हाथों की। ठीक है, देखने में एक जैसे नहीं है। जीवों के विकास की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाती है। और ये संरचनाएं क्या कहलाते हैं? होमोलोगस ऑर्गेन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एनालोगस ऑर्गेन्स की। तितलियों एवं पक्षियों के पंख एक समान होते हैं, देखने में भी एक जैसे पंख ही हैं, उड़ने का काम करते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु इनका विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ है। मूल संरचना एवं भूर्णीय विकास की दृष्टि से भिन्न ये अंग समरूप अंग कहलाते हैं, यानी एनालोगस ऑर्गेन्स कहलाते हैं। जीवों के विकास की यह प्रक्रिया जो है वो अभिसारी विकास कहलाती है। जैसे वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, अभिसारी विकास और वो अपसारी विकास। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवशेषी अंग,
वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो जीव के पूर्वजों में पूर्ण विकसित थे, लेकिन समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इनका उपयोग कम होने के कारण, यानी हम जिस अंग को कम यूज करेंगे वो क्या होगा, विलुप्त हो जाए। तो ये धीरे धीरे क्या हुए, निष्क्रिय हो गए। तो मानव शरीर में वर्मी फॉर्म यानी अपेंडिक्स और कर्ण पल्लव, ठीक है, यानी कान के जो हड्डियां हैं, पेशियां हैं, वो अपशेषी अंग। अब कान क्या है, हमारा हिलता नहीं है। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों का कान हिलता हो, ठीक है, तो अपशेषी अंग है। प्रमुख सिद्धांत एवं प्रतिपादक, यानी डायरेक्ट मैच टेबल में देखते हैं तो सिद्धांत एक तरफ प्रतिपादक। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, म्यूटेशन थ्योरी, हुगो डी ब्रीज ने दिया। और विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, डार्विन ने दिया। ठीक, अब बात करते हैं जेनेटिक्स की, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति यानी हेरिडिटी के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है, यानी लक्षणों का अध्ययन करती है, यानी आपसे आप आपके पूर्वजों से आप में जो लक्षण आए हैं उसका अध्ययन करती है। अनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया वो क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, जेनेटिक्स के जनक कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये पादरी थे। ठीक, तो इन्होंने जो है अनुवांशिकता के ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर, पीजम सैटिवम के ऊपर अपना प्रयोग किया और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ठीक है, चलिए मेंडल के वंशागति के नियम यानी मेंडल्स लॉ क्या है। ठीक, जेनेटिक्स के ऊपर तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम। यदि कारक जोड़ों, ठीक है, यानी पेयर्स के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पे प्रभावी हो जाता है। मान लीजिए कि मेल फीमेल है, अलग अलग हैं, तो इसमें से कोई एक जो है वो डोमिनेंट होगा। ठीक, अर्थात एक जो है वो प्रभावी होगा और दूसरा जो है वो अप्रभावी होगा, यानी उनमें से किसी एक का लक्षण जो है अपनी आने वाली पीढ़ी में वह प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव तरीके से दिखाई देगा। ठीक, जैसे किसी के फादर बाल्ड हैं, गंजे हो गए, पूर्वज गंजे थे, तो उसका बच्चा भी क्या होगा, ज्यादा चांसेस है कि गंजा होगा। अब किसी के फादर को हेमोफीलिया था, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, जो खून अगर एक बार निकल जाए तो वो रुकता नहीं है। हाँ, तो अगर उस तरह की बीमारी हो जाए तो वो भी क्या होता है, वो भी वंशागति होता है, जेनेटिकली जो है हेरिडिटी होता है, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। चांसेस ज्यादा है अगर प्रभावी हुए तो। ठीक, विसंयोजन का नियम, दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अनुसार अलील आपस में घुल मिल सम्मिश्रण नहीं पाते हैं और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों ही जो है कारक वो आपस में उनके लक्षण इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि दोनों ही लक्षण आपको आने वाली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसी लक्षण के कारण इसको क्या कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता कहा जाता है। ठीक, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, हिंदी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी संकर में यानी हाइब्रिड में, ठीक है, यानी ऐसा जिसको दो अलग अलग जाति से मिला के बनाया गया हो, हाइब्रिड कहते हैं उसको, संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते, ठीक, तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन
दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। मानव में कुल कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़े जो क्रोमोसोम हैं वो नर और मादा में समान होते हैं, जिन्हें अलिंग क्रोमोसोम यानी ऑटोजोम्स कहते हैं। जबकि 23वां जोड़ा जो होता है उसका गुणसूत्र क्या होता है? मादा में XX क्रोमोसोम होता है और वहीं नर में XY क्रोमोसोम होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है, यानी आने वाली जो संतान है वो लड़की होगी या लड़का होगा, इस बात का निर्धारण करता है ये XY क्रोमोसोम। तो नर में शुक्राणु जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, 50% X, ठीक, 50% Y। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिसमें X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो XX मिल गया, अगर नर का X मादा का X मिला तो फिर संतान जो है वो फीमेल होगी, और अगर Y मिल गया नर का और X जो है वो फीमेल का मिल गया तो संतान जो है वो क्या होगा? मेल होगा। इसीलिए संतान बेटा होगा या बेटी होगी, इस बात का पूरा पूरा जो है निर्धारण वो जो फादर होंगे, ठीक है, यानी नर होंगे, मेल होंगे, उनके ही ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो निर्धारण का लॉजिक समझ लेते हैं। यदि अंडाणु का निषेचन Y धारी शुक्राणु से हो गया तो नर संतति यानी लड़का, सेम बात जो मैंने आपको बोला। ठीक, तो इन सब चीजों के लिए यानी लिंग निर्धारण के लिए पिता का गुणसूत्र जिम्मे। तो हम लोग बात कर रहे थे मानव रोग की, ठीक है, यानी ह्यूमन डिजीज की। तो स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति नहीं है, ऊपर देखिएगा, ठीक है, बल्कि इसे पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर वे अपूर्णताएं यानी कमी जिनको लेकर बच्चा जन्म लेता है, अथवा वे अपूर्णताएं जो कमी है जो बच्चों को अपने माँ बाप से मिलता है जन्म से ही। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। हमने एक नए बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर यानी जैव विकास और अनुवांशिकी यानी जेनेटिक की शुरुआत कर दी है। अभी आप लोग 3 प्रश्न इसमें से पक्का समझिए। पहला, समजात और समरूप अंगों का अंतर, अपसारी बनाम अभिसारी विकास। दूसरा, मेंडल के मटर वाले नियम। और तीसरा, इंसानों में लिंग निर्धारण का क्रोमोसोमल लॉजिक। ठीक है, तो ये सब आप अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, रोग डिजीज की बात करते हैं और उनका वर्गीकरण, ठीक, क्लासिफिकेशन। तो जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, एवं विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं। हिंदी समझ में आ रही है जी? तो उसे अस्वस्थता, अनहेल्दी या अनहेल्दी यानी मतलब बीमार या रोग कहा जाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं वे रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है? रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स ने किया था, इसीलिए इनको औषधि विज्ञान का यानी फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। लिख लेंगे अपने नोट्स में। रोग का कीटाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, प्रतिपादक कौन थे? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्मजीवी जीवाणु बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, इसके द्वारा होता है। इसी सिद्धांत को रोग का कीटाणु सिद्धांत कहा जाता है। मानव रोगों का मुख्य वर्गीकरण। मानव रोगों को मुख्य रूप से 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है।
पहला जो वर्ग है वो है जन्मजात रोग, यानी कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है, ये रोग गर्भावस्था तथा जन्म के समय से ही शरीर में विद्यमान रहते हैं बच्चों के, जैसे गुणसूत्रों में असमानता, यानी क्रोमोसोम में असमानता। इसके कारण क्या होता है, आपका शरीर अजीब सा दिखता है या फिर अजीब सी चेंजेस हो जाती है शरीर में। कभी हाथ छोटा हो जाना या मुंह का बड़ा हो जाना या पूरे चेहरे पे बाल का उगाना, ये सब। ठीक है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की हमने बात की थी। ये कैसे होता है, ये भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ये भी हेरिडिटरी। ठीक है, यानी माता पिता से हो सकता है उसके संतान को। ठीक। और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, ये सब जन्म से ही होता है और माता पिता से मिलता है संतान को। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपको रंगों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लाल, हरा, ब्लू, पीला, इन सबको मतलब आसानी से पहचान नहीं पाते। ठीक। दूसरा जो वर्ग है किसका, मानव रोगों का, वो है एक्वायर्ड डिजीज। ये रोग जन्म के बाद जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इन्फेक्शियस डिजीज, यानी संक्रामक रोग, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक जनित रोग होते हैं। दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी अनसंक्रामक डिजीज। ठीक है, रोग जो संपर्क से नहीं फैलता, फैलता है सिर्फ। ठीक है, हो जाता है। तो पहले बात करेंगे संक्रामक रोगों के कारक और उसके उदाहरण की। तो परीक्षाओं में सीधे मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग हैं टेटनस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया और कॉलरा। ठीक। गुनोरिया, क्षय रोग यानी टीबी, टाइफाइड और कोड, कोड हो जाता है ना, जिसको कहते हैं कोड़ी फूट जाएगा, वही कोड। ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। वहीं वायरस के कारण यानी विषाणु जनित रोग जो है उसमें है रेबीज, हाइड्रोफोबिया, यानी आपको पानी से डर लगने लगता है, इसमें पागलों जैसी हरकत करने लगता है, 10 दिन में एकदम अजीब सा बिहेव हो जाता है और आदमी मर जाता है। इसीलिए आप लोग रेबीज का टीका जरूर लगवा लीजिएगा, या तो कुत्तों से बच के रहिएगा। ठीक। दूसरा जो वायरस जनित रोग है वो है चेचक। चेचक छोटी माता, गांव घर में आता है ना, जिसको बुढ़िया माता कहते हैं, नीम के पत्ते से उसको ये सहलाते हैं, वही है चेचक। ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े घाव भी हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव भी हो जाते हैं। इसका भी टीका आ चुका, आप लगवा लिया होगा तो अच्छी बात है। बहुत पहले ये टीका नहीं था। ठीक है, तो काफ़ी मौतें हुई थी हिंदुस्तान के अंदर। खैर चलिए, तीसरा जो है वायरस जनित रोग वो है छोटी माता। दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, चेचक, छोटी माता। ठीक। उसके अलावा खसरा, पोलियो भी वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस सी एक ऐसा रोग है जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। वैसे कुछ जो वैक्सीन कंपनीज हैं वो दावा कर रही हैं इन दिनों कि उन्होंने बना लिया है, जैसे भारत बायोटेक लिमिटेड। ठीक। उसके अलावा एड्स भी वायरस से होता है। इबोला जो कि अफ्रीकी देशों में काफी फैला हुआ है, वो भी वायरस से होता है। ठीक है। इंसेफ्लाइटिस, ये भी वायरस से होता है। चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ, ये सब वायरस जनित रोग हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग पे। मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग,
ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। वहीं कृमि वर्म जनित रोग ये है फाइलेरिया, हाथी पांव हो जाना, टीनियसिस, स्केरियोसिस, ये सब जो है वो वर्म है। ठीक है, कृमि जनित रोग है जिसमें कीड़ा हो जाता है एक। ठीक, प्रमुख संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, कारक और लक्षण देख लेंगे। ठीक है, तो एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसके रोग का कारण है एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, एचआईवी वायरस। इसके कारण ही एड्स होता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यह वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी इम्यून सिस्टम, उसके जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स जिसको कहते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी में होता है, उसके कणिकाओं को नष्ट कर देता है, यानी आपका इम्यून सिस्टम ही बर्बाद कर देता है इसका वायरस। ठीक है, अब जब इम्यूनिटी ही खत्म हो जाती है तो फिर किसी भी रोग से आप बच नहीं सकते, किसी भी वायरस से, बैक्टीरिया से बच नहीं सकते। छोटी छोटी खांसी भी, जुकाम भी आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो आदमी ज़्यादा दिन जीता नहीं है, मुश्किल से दवाइयों के सहारे 5 से 10 साल काट ले तो बड़ी बात है। ठीक, खैर अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, इसके साथ इंसान सामान्य जिंदगी जितनी होती है जी सकता है। इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है लसिका पर्व में सूजन, स्मृति का लोप, भूलने की आदत हो जाती है, रात में खूब पसीना आता है। इसके इसके लिए टेस्ट कौन सा होगा, जांच, तो एचआईवी के जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है किसी रोगी को एड्स है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया के बारे में जानते हैं। रोग कारक क्या है, तो ये है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। इसका वाहक जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। इसकी खोज की थी सर्वप्रथम सर रोनाल्ड रॉस ने, जिसके लिए उनको 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था जब इंडिया गुलाम था। खैर, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर तथा स्प्लीन को संक्रमित करता है और जो हमारा रेड ब्लड है, ठीक है, आरबीसी, उसको तेजी से नष्ट करता है, यानी आपको ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी होगी तो क्या होगा जी, जानते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, डेंगू। इसके रोगवाहक कौन है, तो डेंगू नामक वायरस से फैलता है, रोग कारक है ये। और रोगवाहक कौन है, तो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर, इसका नाम भी याद रखिएगा। लक्षण क्या है, इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की भारी कमी हो जाती है, जिससे आंतरिक इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? चलिए, आदमी एकदम ही बिस्तर पकड़ लेता है, चल फिर नहीं पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, येलो फीवर की बात करते हैं और चिकनगुनिया की बात करते हैं। येलो फीवर को पित्त ज्वर भी कहते हैं, वायरस जनित बीमारी है जिसका वाहक भी एडीज इजिप्टी मच्छर ही होता है। चिकनगुनिया जो है वो भी वायरस जनित बीमारी है, इसका वाहक भी सेम मच्छर होता है, एडीज इजिप्टी मच्छर। इसके मुख्य लक्षण क्या है, जो जोर है हमारे हाथ पांव का, ठीक है, जोरों में तीव्र दर्द होता है, बहुत तेज, और त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। ठीक है, आइए तो फंगस जनित रोग एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं। कवक से होने वाले मुख्य रोग हैं,
दम्मा एस्थमा, और रोग कारक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। गंजापन भी कवक से ही होता है, ठीक है, लेकिन ये हेरिडिटरी भी होता है। यानी अगर आपके दादा परदादा अब्बा बाप जो भी हैं फादर, उनसे आपको मिल सकता है। अगर उनके बाल उड़े हुए हैं तो आपके भी उड़ जाएंगे, बचेंगे नहीं। पर इसका कारण है टीनिया कैपिटिस नामक फंगस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस प्रकार, यह एक विषाणु यानी वायरस जनित रोग है जिसका उद्गम सर्वप्रथम जापान में हुआ था। इसे आम भाषा में दिमागी बुखार भी कहते हैं। वाहक कौन है? तो यह रोग जो है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है तथा यह रोग सुअरों के माध्यम से भी प्रसारित होता है। धान के खेत क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। इसीलिए धान के खेत में अगर धान कटाई के समय आप जाएं तो मच्छरों से बच के रहिए। हमने मानव रोगों की ABCD को बहुत अच्छे से समझ लिया। अभी जो है आपको जो बातें अपने पास रखनी है गांठ बांध कर, ठीक है, वो है एड्स के लिए किया जाने वाला एलिसा टेस्ट, मलेरिया का वाहक मादा एनोफेलिस और डेंगू वाहक मादा एडीज इजिप्टी। साथ ही यह भी याद रखिएगा कि गंजापन कवक के कारण होता है और जापानी इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। इन सभी पैथोजन और वाहकों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू प्रकृति कैसी है इसकी? यह एक संक्रामक रोग है, ठीक है, फैलता है, जो वायरस जनित भी होता है। वायरस का नाम है, इसे फैलाने वाले वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा H1N1 फ्लू, ठीक है। ये बहुत पहले फैला हुआ था, मुर्गा मुर्गी से भी आपको फैल सकता था, जानवरों से भी, ठीक है। इसके लक्षण हैं अचानक तेज बुखार आना, उल्टी एवं दस्त, शरीर में दर्द, खांसी आना इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। इसके लिए दवाई क्या है? इसके इलाज के लिए ओसेल्टामिवीर नामक दवा दी जाती है। अब असंक्रामक रोग की तरफ बढ़ते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे हिंताजय रोग, ठीक है, अनुवांशिक रोग, हृदय रोग, एलर्जी, कैंसर, ये सब क्या है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक से दूसरे को नहीं फैलता। हिंता जन्य रोग का मतलब है डिफिशियंसी के कारण किसी विटामिन या फिर किसी हार्मोन या किसी चीज के, किसी भी बात के कमी के कारण, ठीक है। तो ऐसे रोग जो शरीर में पोषक पदार्थों की कमी से होता है। मैरसम, ठीक है, मैरसमस, यह प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। इसमें पेशियों तथा वसा उत्तकों का क्षय हो जाता है, जिससे बच्चा कमजोर और दुबला पतला हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है और आंखें भीतर धंस जाती है। क्वाशियोरकर, ये भी क्या है? रोग का नाम है। ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें रोगी के रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे पेट तथा पैर जो है वो फूल जाते हैं, त्वचा सूखकर पपड़ी जैसी हो जाती है और जो लीवर है वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, ठीक। अब बात करते हैं हार्ट डिजीज की। एथेरोस्क्लेरोसिस हृदय धमनी से संबंधित रोग है, जिसमें धमनी जो है उसकी दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे हृदय को खून की आपूर्ति बाधित हो जाती है और क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। दूसरा है एंजीना हृदय सूल, पेक्टोरिस एंजीना पेक्टोरिस अत्यधिक मानसिक तनाव, कठोर परिश्रम या भारी आहार के कारण कभी कभी हृदय को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे सीने एवं बाईं भुजा में तेज दर्द होता है, ठीक है।
तो कभी अगर आपके सीने में दर्द हो तो आप समझ जाइएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तुरंत खुली हवा जहां आ रही हो वहां जाइएगा और पानी पीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे पानी पीजिएगा। ठीक, कभी कभी खाली पेट होने के कारण भी दर्द तेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट अटैक। उच्च तनाव, मोटापा या वसा युक्त भोजन से जब हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति रुक जाती है तो हृदय स्पंदन बंद हो जाता है, लपडप लपडप बंद हो जाता है। सीने में तीव्र दर्द, पसीना आना, जी मचलाना और बाहों में दर्द इसके लक्षण हैं। उच्च तनाव, हाइपरटेंशन, अत्यधिक हाई ब्लड प्रेशर के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, हाइपरटेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलर्जी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कुछ बाह्य पदार्थों जैसे धूल, धुआं के प्रति शरीर की अति संवेदनशीलता के कारण सर्दी, सिर दर्द, अस्थमा, दम्मा जैसी समस्याएं एलर्जी से हो जा सकती हैं। कैंसर। कैंसर क्या है? कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेटेड सेल्स। ठीक है, हम लोगों को बहुत पहले 12th में कोई टीचर थे हमारे, उन्होंने याद करवाया था इसका डेफिनेशन। खैर, कैंसर के प्रकार क्या है? कार्सिनोमा। तो कार में सिनेमा देख रहे हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, कार्सिनोमा क्या है? कैंसर का प्रकार है, याद करने के लिए बता दिया, कार में सिनेमा। ठीक, यह त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होता है। कार्सिनोमा कहाँ होता है? आपके स्किन, स्तन, मस्तिष्क यानी दिमाग तथा गर्भाशय में होता है। दूसरा है सारकोमा, यानी साले को पीट दिया, सारकोमा। ठीक है, तो सारकोमा याद रखिएगा कैंसर का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है? यह रक्त, पेशियों, उपास्थि यानी कार्टिलेज तथा अस्थि यानी बोन में होने वाला कैंसर है, इसको सारकोमा कहते हैं। ठीक है, तीसरा है लिम्फोमा। ठीक, लिम, किसी का लिम फोड़ दिए तो लिम्फोमा। ठीक है, या लिम्फो की माँ। ठीक, याद रखिएगा। यह कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, स्प्लीन में होता है। ठीक है, और लीवर आदि में भी होता है। सबसे खतरनाक होता है चौथा, ल्यूकेमिया। तो किसी का नाम ल्यूके है और वो मिया है, तो उसको हमने प्यार से बोल दिया ल्यूकेमिया। ठीक, इसमें क्या होता है? ये है ब्लड कैंसर, सबसे खतरनाक। इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। WBC जो है, श्वेत रक्त कणिका, इसकी संख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, घटने के कारण नहीं, बढ़ने के कारण। समझ गए? तो ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, समझ गए, जिसमें बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने लगता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अनुवांशिक विकारों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में रखा जाता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोजोमीय विकार। तो मेंडलीय विकार यानी मेंडलियन डिसऑर्डर्स में कौन कौन आते हैं? तो ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन यानी सिंगल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन, म्यूटेशन से निर्धारित होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता यानी कि ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, कीटोन यूरिया। ठीक, तो हेमोफीलिया जो है, इसमें क्या होता है कि ब्लड का थक्का ही नहीं जमता। ठीक है, और ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, खून बहता ही रहेगा, बहना बंद ही नहीं होगा, तो क्या होगा? ब्लड की कमी और आदमी बेहोश, मरने की स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस रोग की जीन वाहक महिलाएं होती हैं, लेकिन यह पुरुषों में प्रभावी रूप से प्रकट होता है। इसे रॉयल डिजीज, शाही बीमारी भी कहते हैं। अगला है फेनिल कीटोनूरिया। इसमें रोगी के शरीर में फेनिल एलेनिन एमिनो एसिड को टायरोसिन एमिनो एसिड में बदलने वाले एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण फेलिन एलेनिन इकट्ठा होकर मानसिक दुर्बलता लाता है।
आगे बढ़ते हैं, क्रोमोजोमीय विकार, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। ऐसे विकार जो एक या अधिक क्रोमोजोम गुणसूत्र की अधिकता, अनुपस्थिति या असामान्य विन्यास से उत्पन्न होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। यह 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम के आ जाने के कारण होता है। ठीक, यानी कि आपका जो 21वां क्रोमोसोम है उसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है वो क्रोमोसोम। ठीक है, इससे ग्रस्त व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर, आंशिक रूप से खुले मुंह, अवरुद्ध मानसिक विकास वाला होता है। समझ गए? टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इस विकार में एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, यानी 45 क्रोमोसोम ही होता है, XO होता है। ऐसी नारी बांझ होती है, स्ट्राइल होती, क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है, यानी दूसरा एक्स तो बन ही नहीं रहा, तो जाएगा क्या? हमने मानव रोगों की इस सीरीज में स्वाइन फ्लू के वायरस, H1N1 से लेकर कैंसर के विभिन्न प्रकारों और सबसे महत्वपूर्ण आनुवांशिक विकारों जैसे हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज और डाउन सिंड्रोम को बहुत ही सरल तरीके से समझ लिया। परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से कौन सा रोग होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमुख रोग, कारक, लक्षण और उपचार। तो परीक्षाओं में अक्सर सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग किस वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है, उसका क्या उपचार है। आइए इस पूरी तालिका को पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, कारक क्या है? इन्फ्लुएंजा विषाणु, वायरस। संक्रमण क्या है, कैसे होता है? तो संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ आदि द्वारा वायु संवाहित होता है, हवा से हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा फ्लू, तो इसलिए बच के रहिए। कहीं पे कोई खांस रहा है, कुछ कर रहा है इसे, तो उससे थोड़ा दूर ही रहिए, या फिर अपने नाक पे रुमाल रुमाल रख लीजिए। ठीक है, नहीं तो फ्लू हो सकता है। तो लक्षण क्या है? खांसी आएगा, बलगम आएगा, छींक आएगा, बुखार आएगा और सिर दर्द होता रहेगा, बहुत बेचैनी होती है। इसका उपचार क्या है? बचाव क्या है? नियंत्रण या कोई अस्थायी प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरल दवाएं दी जा सकती हैं। ठीक है, पोलियो, कारक क्या है? पोलियो विषाणु। संक्रमण कैसे होता है? दूषित जल, भोजन के द्वारा जो है पोलियो रोग हो जाता है बच्चों में। लक्षण क्या है? मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, हाथ पैर निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है, बच्चे विकलांग हो जाते हैं। उपचार और बचाव क्या है? पोलियो का टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूर पोलियो का टीका दिलवाएं। ठीक है, चलिए खसरा, खसरा की बात करते हैं। मिजल्स, कारक क्या है? मोरबेली विषाणु है कारक। और संक्रमण कैसे होता है? वायुवाहित रोग है, हवा के जरिए फैलने वाला। और लक्षण क्या है? शुरुआत में नाक व आंख से पानी बहेगा, शरीर में दर्द रहेगा, तेज बुखार रहेगा, 3-4 दिनों बाद शरीर पर लाल लाल दाने उगाएंगे। बचाव क्या है? आराम करना, हल्का भोजन और उबला हुआ पानी पीना, खसरा अगर हो जाए तो। चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये वेरियोला विषाणु के कारण होता है। बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में कि कौन सी विषाणु के कारण होता है। तो और संक्रमण कैसे होता है? वायु द्वारा, या रोगी से सीधे संपर्क में आ जाइए तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच के रहिए। लक्षण क्या है? ज्वर यानी दर्द, सिर दर्द, जुखाम, उल्टी, 3-4 दिनों बाद मुंह व पूरे शरीर पर लाल दाने निकलना जो बाद में छाले बन जाते हैं। उपचार क्या है? रोगी के संपर्क में आने से बचना और चेचक का टीका लगवाना। छोटी माता, चिकन पॉक्स इसको कहते हैं। कारक क्या है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु। चेचक और छोटी माता के वायरस के नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, संक्रमण कैसे होता है? श्वास से, छींकों से। अगर कोई छींक रहा है, अगर उसको हुआ हुआ तो आपको भी हो जाएगा, इसलिए छींक से हमें सब बच के रहिए किसी के भी। ठीक है, लक्षण क्या है? शरीर पे छोटे छोटे दाने निकलना, हल्का बुखार और जोरों में दर्द आ जाता है। इसका इसका कुछ नहीं है दवाई ववाई भाई। ठीक है, इसमें सीधा आपको बचना है और ध्यान रखना है। ठीक, उपचार क्या है? कोई सीधा इलाज नहीं है, रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना है, साफ रखना है। ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। चलिए, वैसे नीम का पत्ता उत्ता ऐसे सहलाते हैं दिन भर, खैर बड़ा दिक्कत है। रेबीज, रेबीज जो है कारक रेबीज विषाणु के कारण होता है। संक्रमण कैसे होता है? तो रेबीज से ग्रसित अगर जानवर, पागल कुत्ता, बिल्ली
ये सब काट ले आपको तो आपको रेबीज हो सकता है। लक्षण क्या है? सिर दर्द, गले में दर्द, हल्का बुखार सबसे प्रमुख लक्षण। रोगी को पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। उपचार क्या है? बचाव क्या है? रेबीज रोधी एंटी रेबीज टीके लगवाना और घाव को साबुन से अच्छी तरह साफ करना। ठीक है। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ कहते हैं, जॉन्डिस या लीवर इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो कारक क्या है? हेपेटाइटिस विषाणु, इसमें आपके जो है लीवर में दर्द होने लगा, ऐसे छूने से ही दर्द होगा। ठीक है। इसमें एक दो सुई पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। खाने पीने की वस्तुओं से जो है टाइप ए टाइप ई हेपेटाइटिस होता है। संक्रमित रक्त या सीधे संपर्क से टाइप बी, सी और डी, ठीक है, हेपेटाइटिस हो जाता है। लक्षण क्या है? थकान होता है, बुखार होता है, पेशाब व मल का रंग जो है पीला होना हो जाता है, भूख न लगना, आंखों और त्वचा का रंग भी पीला हो जाता है, पीलिया लक्षण हो जाता है। उपचार क्या है? हेपेटाइटिस ए बी का इलाज टीकों से संभव है, लेकिन टाइप सी के लिए टीके की खोज अभी तक नहीं हुई है। ठीक है। टाइप ई आराम और परहेज से ठीक हो जाता है। ठीक, एक आख सुई हुई देगा डॉक्टर, ठीक हो जाए। ट्रेकोमा या रोहा रोग कहते हैं। कारक क्या है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु है, बैक्टीरिया, याद रखें, यह आंख की बीमारी है। संक्रमण कैसे होता है? संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से संक्रमण हो जाता है। लक्षण कैसे? आंखों का लाल हो जाना, कॉर्निया में वृद्धि हो जाना, आंख में दर्द, पानी आना, दृष्टि कमजोर हो जाना। ठीक है, ट्रेकोमा बीमारी है। उपचार क्या है? रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन या क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग करना। हैजा कॉलरा, तो कॉलरा कैसे होता है? वी ब्रियो कॉलरी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। दूषित खाने या वस्तुओं, दूषित जल द्वारा भी होता है। लगातार उल्टी होता रहता है, दस्त होता है। लक्षण है इसके, शरीर में जल की भारी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, पेशाब बंद हो जाता है, समय पर इलाज न होने से मृत्यु भी हो सकती है। उपचार क्या है? हैजा का टीका लेना, पानी को उबाल कर व शुद्ध करके पानी पीना और अमृत धारा जैसी ठंडी वस्तुएं लेना। ठीक है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। संक्रमण कैसे होता है? प्रदूषित जल। ठीक है, देखिए पानी अगर आपका खराब होगा ना, बीमारी बहुत सारे होंगे। रोगी के मल मूत्र व थूक द्वारा भी हो जाता है, इसलिए बच के रहिए अगर किसी को टाइफाइड है तो। इसे फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है, इसलिए मक्खी जहाँ पे उड़ रही हो ना, वहाँ पे खाना वाना मत खाया कीजिए, हट के रहिए एकदम मक्खियों को से बच के। किसी भी चीज़ पे मक्खी बैठ जाए फेंक दीजिए, खाइए मत, टाइफाइड हो जाएगा। लक्षण क्या है? तेज सिर दर्द होता है, लगातार बना रहने वाला बुखार होता है, मियादी बुखार कहते हैं इसको, और पाचन शक्ति खराब हो जाता है। ठीक है। उपचार बचाव क्या है? टाइफाइड का टीका लगवाना और क्लोरोमाइसिटीन वर्ग की एंटीबायोटिक दवाई लेना। ठीक है। टिटनेस, टिटनेस क्या है? कारक इसका क्लोस्टी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। ठीक है। और संक्रमण कैसे होता है? शरीर में चोट या घाव पर जब धूल, गोबर या मिट्टी लग जाती है तो ये जीवाणु घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो याद रखिए, अगर आपको खेलते हुए चोट लग जाए, क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, कुछ भी, अगर वहां से ब्लड निकल रहा हो तो उस पे मिट्टी उट्टी मत लगाइएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर हो तो साफ पानी से या कॉटन से, साफ कॉटन से उसको पोंछिए। ठीक है। बिल्कुल भी अपने हाथों का जो है, गंदे हाथों का इस्तेमाल मत कीजिए, उस पर जो है धूल मिट्टी ये सब मत लगने दीजिए। ठीक है। चलिए, तो इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार होता है, शरीर और जबड़े की मांसपेशियों में भयंकर ऐंठन होती है, जिससे जबड़ा जो है बंद हो जाता है, पूरा शरीर जो है वो धनुष के आकार में तन जाता है टिटनेस के कारण, इसीलिए लॉक्जा या धनुष टंकार भी इसको कहते हैं। उपचार क्या है? एंटी टिटनेस वैक्सीन, ठीक है, एटीएस, पेनिसिलिन इंजेक्शन, बच्चों में समय पर डीपीटी का टीका लगाना भी जरूरी है। डिप्थेरिया कैसे होता है? क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। और संक्रमण कैसे फैलता है? तो दूषित खाने पीने की वस्तुओं से। लक्षण क्या है? जीवाणु जो है गले में एक सफेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे दम घुटने लगता है, तेज बुखार आता है। उपचार क्या है? एंटी सीरम का इंजेक्शन और बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना। तो अगर आपके पास छोटा बच्चा है, डीपीटी का जरूर टीका लें। डीपीटी का जो है शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो डीपीटी का 3 बीमारियों से बचाता है डीपीटी। डिप्थीरिया, पी का जो है पर्टुसिस, काली खांसी, ठीक, और टी है टिटनेस। तो ये 3 बीमारी से बचाता है, इसलिए इसका नाम है डीपीटी।
हमने इस पूरी तालिका के माध्यम से मानव रोगों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को कवर कर लिया है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि वेरियोला किसका वायरस है, चेचक का, ठीक है। तो या फिर किस हेपेटाइटिस का टीका अभी तक नहीं बना है, हेपेटाइटिस सी का। साथ ही धनुष के आकार में शरीर का तन जाना किस बीमारी का लक्षण है, टेटनेस का। इन सभी सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, इस पूरे चार्ट को अपने नोट्स में रख लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए ताकि एग्जाम में आप ब्लैंक ना हो जाए। तो अन्य प्रमुख रोग, उसके बारे में बात करते हैं। कारक लक्षण, उपचार। तो आइए बचे हुए जो रोग हैं उसका पोस्टमार्टम करते हैं। परीक्षाओं में सीधे सीधे यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग। तो तपेदिक या क्षय रोग टीबी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण। संक्रमण कैसे फैलता है, संक्रमित व्यक्तियों के थूक, खांसी, छींक। सीधे अगर किसी को टीबी है तो बच के रहिए, उसके छींकने से, खांसने से थोड़ा बच के रहिए। अगर कोई है तो देखिए आप, बचाव कीजिएगा। सीधे संपर्क या दूषित भोजन, जल और वायु द्वारा भी हो जाता है, ठीक। लक्षण क्या है, शुरुआत में हल्का बुखार और खांसी होता है, बाद में बलगम की मात्रा बढ़ना, थकान, वजन कम होना और बलगम के साथ खून आना, ठीक है। उपचार क्या है, कमरों को स्वच्छ और हवादार रखना, सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था, रोगी से दूरी और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों को बीसीजी का यानी बेसिली कैलमेट गुएरीन का टीका जरूर लगवाइएगा, बीसीजी का टीका, ठीक है। काली खांसी को क्या है, वुपिंग कफ, पर्टुसिस कहते हैं इसको। बार्डेलेटेला पर्टुसिस जीवाणु के कारण होता है, हवा के माध्यम से फैलता है, लगातार भयंकर खांसी आता है, इसमें लक्षण है। और उपचार बचाव क्या है, बच्चों को समय पर डीपीटी का टीका लगवा दीजिए, ठीक है। कुष्ठ रोग, लिप्रोसी, ठीक। तो ये कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री लिप्रोमेटेसिस जीवाणु के कारण होता है। संक्रमित रोगी के लंबे समय तक सीधे संपर्क में रहने से आपको हो सकता है कुष्ठ रोग। शरीर के प्रभावित स्थानों पर संवेदनशीलता समाप्त। क्या होता है लक्षण इसका, जो भी आपका प्रभावित अंग है वहां पे आपको सुन्न हो जाएगा, ठीक है, नसों का एकदम सुन्न हो जाता है, वहां पे कुछ पता ही नहीं चलेगा। त्वचा मोटी होना, रंगहीन धब्बे बनना और अंततः हाथों पैरों की उंगलियों में घाव होकर वह गलने लगती है कुष्ठ रोग में, ठीक। उपचार क्या है, सल्फा ड्रग जो है और एमडीटी का प्रयोग करके घावों को पूरी तरह साफ रखना, इससे कुष्ठ रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। प्लेग जो है उसका एर्सीनिया पेस्टिन जीवाणु कारक है। और संक्रमण कैसे फैलता है, तो फ्लीज द्वारा जो संक्रमित चूहों के ऊपर पाए जाते हैं और इस कीटाणु को फैलाते हैं। तो प्लेग जो है वो चूहों से फैलता है। जरा खाने पीने की चीजें जो है चूहों से दूर रखिए, ठीक है। लक्षण क्या है, अचानक तेज बुखार आ जाता है, गर्दन, टांगों में जो है गिल्टियां निकल आती हैं, कुछ मामलों में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज नष्ट हो जाती हैं, ठीक। उपचार बचाव क्या है, प्लेग के टीके लगवाना और चूहों को घर में न पनपने देना। सिफिलिस जो है इसका कारक है ट्रैपोनेमा पैलिडम जीवाणु, ये सब आप लिख लेंगे, ठीक है। यह एक गुप्त एसटीडी रोग है, एसटीआईडी रोग है, ठीक। संक्रमित रोगी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। लक्षण क्या है, शिशन और योनि में लाल रंग के दाने उभर आते हैं, बाद में शरीर पर चकत्ते पड़ना और अंततः हृदय, लीवर, मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, ठीक है। उपचार क्या है, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का सेवन कीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं एसटीडी, ठीक। गोनोरिया भी इसी कारण से होता है, ठीक है। और नाइसेरिया गोनोरी जीवाणु जो है इसका कारक है, सेम कारण है, ठीक, होने का, संक्रमण का। तो इसमें क्या होता है, जो मूत्र जनन पथ है, यूरिनरी ट्रैक्ट, उसकी म्यूकस झिल्ली में संक्रमण, सूजन, जोड़ों में दर्द और प्रजनन क्षमता प्रभावित होता है। एक से ज्यादा अगर सेक्सुअल पार्टनर होता है तो उनको भी हो जाता है ये रोग, ठीक है। चलिए, उपचार बचाव क्या है, संक्रमित व्यक्ति से दूरी, एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना। काला जार क्या है, इसके कारक हैं लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ। और संक्रमण कैसे होता है, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई के काटने से। छात्रों, यह वाहक बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ये वाहक जो है बहुत बार पूछा गया है, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ, ठीक है।
और इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार आना और पीलिया, जॉन्डिस के लक्षण हो जाना, कालाजार में हो जाता है। पेचिस, एमियोबियासिस या फिर डाइसेंटेरी। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के कारण पेचिस होता है। संक्रमण कैसे होता है? अशुद्ध एवं दूषित जल के सेवन से। लक्षण: सिर दर्द, बुखार, पेट में मरोड़, ऐंठन उठना, दस्त के साथ साथ खून और परजीवी की पुटिकाएं, म्यूकस बाहर आना। कभी कभी यह लीवर, दिल, हृदय और मस्तिष्क तक पहुंचकर घाव कर देता है, इसलिए पेचिस हो तो हल्के में मत लीजिएगा। उपचार बचाव क्या है? हरी सब्जियों को पोटेशियम पर मैग्नेट के घोल में 1 घंटे भिगोकर धोना, पानी उबालकर पीना और पूर्ण सफाई रखना। फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव, तो ये वुचेरिया बैंक्राफ्टाई गोल कृमि वर्म के कारण होता है। संक्रमण कैसे फैलता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के जरिए गंदे पानी के माध्यम से रोगाणु का तेजी से फैलना, इसे संक्रमण हो सकता है। लक्षण क्या है? शरीर के अंग विशेषकर पैर और अंडकोश जो है वो सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं, इसलिए इसे हाथी पांव भी कहते हैं। रोग की शुरुआत में तेज बुखार आता है। उपचार और बचाव क्या है? स्वच्छ पानी का प्रयोग, मच्छरों को मारना, डाई एथिलीन कार्बामेजीन हाइड्रोजन हेट्रोजन, ठीक, दवाओं का सेवन करना। एस्केरियासिस, ये भी एक बीमारी है। एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइडिस कृमि वर्म के कारण होता है। संक्रमण कैसे फैलता है? तो दूषित भोजन और बिना धुली सब्जियों से फैल सकता है, तो धो के ही अच्छे से सब्जी को पकाना चाहिए। लक्षण क्या है? पेट में तेज दर्द होगा, बच्चों का वजन बढ़ना रुक जाता है, फेफड़ों से में संक्रमण हो जाता है, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है। उपचार क्या है? भोजन और हाथों की पूर्ण स्वच्छता, ठीक है। टीनियसिस, टीनिया सोलियम परजीवी फीता कृमि होता है, टैब वर्म, इसके कारण होता है। संक्रमित सुअर का अध पका मांस खाने से, जो लोग नहीं खाते हैं बहुत बढ़िया। लक्षण क्या है? सामान्यतः लक्षण स्पष्ट नहीं दिखते, पर कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है। यदि इसके लार्वा आंत से निकलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस, आंखों, फेफड़ों या लीवर में पहुंच जाए तो स्थिति जानलेवा हो जाती है। उपचार क्या है? सुअर के मांस को पूरी तरह अच्छी तरह पकाकर ही खाना, जो लोग खाते हैं। फंगस जनित रोग, कवक से होने वाले त्वचा रोगों की यह तीकरी सीधे याद रखिएगा। एथलीट फुट, ट्राइकोफाइटन कवक के संपर्क में आने से होता है। लक्षण क्या है? त्वचा में भयंकर जलन, खाज भी जो है, स्कैबीज, सार्कोप्स स्कैबीज कवक द्वारा होता है। लक्षण क्या है? त्वचा में तेज खुजली होना और सफेद दाग पड़ जाना। दाद, रिंग वॉर्म भी कवक के कारण होता है। तो ट्राइकोफाइटन कवक होता है, उसके द्वारा होता है। लक्षण क्या है? त्वचा पर लाल रंग के गोल गोल छल्ले रिंग्स बन जाना, ठीक है। उपचार क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरों के तौलिए या कपड़े इस्तेमाल न करना और एंटी फंगल दवाओं का प्रयोग करना। तो हमने मानव रोग के इस महातालिका को पूरी तरह समाप्त कर लिया है। इस भाग से परीक्षाओं के 3 सबसे बड़े हॉटस्पॉट प्रश्न याद रखिएगा। पहला है टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है? तो बीसीजी। दूसरा, काला जर किस मक्खी से फैलता है? बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। और तीसरा, हाथी पांव या फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के। समझ गए? दोबारा देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया, और जो भी अगर आप नहीं सुन पाए तो उसको रोकिए और फिर उसके बाद नोट्स बनाइए, नोट में ऐड कीजिए, फिर उसके बाद उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना पीएमबीजेपी, यह योजना भारत के नागरिकों को उचित मूल्य, गुणवत्ता युक्त जेनरिक दवाइयां प्रदान करने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। परिचय एवं इतिहास को देखें तो 2015 सितंबर जन औषधि स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किया गया था। नवंबर 2016 इस योजना को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए इसका पुनः नामकरण प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के रूप में किया गया। मुख्य बिंदु क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण दवाओं का समाज के सभी वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करना। कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं, ऐसा होता नहीं है, वैसे कम ही रहता है कीमत, लेकिन आपको एमआरपी टू एमआरपी देते हैं। खासकर छोटे शहरों में पहुंचिए, तो बड़े शहर में तो ठीक भी है, दवा आपको फ्री भी मिल जाता है, ठीक। लेकिन छोटे शहरों में, खासकर बिहार के छोटे शहरों में
बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा। आपको वहाँ दवाएं, भले ही भारत ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो, लेकिन वहाँ पर भी दवाएं आपको महंगी मिलती है। खैर, लूटते हैं बिहार में। प्रति व्यक्ति उपचार लागत को पुनः परिभाषित करना। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के तहत सरकार पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, सोसाइटी और सहकारी निकायों को शामिल कर जेनेरिक दवाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना। सभी उपचार श्रेणियों में कम उपचार लागत और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने करके जेनेरिक दवाओं की मांग बाजार में बनाए रखना। प्रमुख कार्य मेजर वर्क क्या है? आम जनता को जेनेरिक दवाओं के लाभों के प्रति जागरूक करना, चिकित्सीय प्रशिक्षुओं, डॉक्टरों और द्वारा पर्चे में जेनेरिक दवाओं को लिखने की मांग बनाए रखना, शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों में यह विश्वास पैदा करना कि उच्च मूल्य महंगी दवा होना ही उच्च गुणवत्ता का सूचक है। आम आदमी को सब लूटता है, सब लूटता है आम आदमी को, सब। आप कदम कदम पे लूटे जाते हैं, भले ही आपको पता नहीं चलता। अब डॉक्टर के पास जाइए, जानबूझ के आपको महंगी दवाई लेंगे। क्यों? क्योंकि एमआर आते हैं उसके पास, एमआर फिर कहते हैं कि हमारी दवाई को चलाइए सर, हमारी दवाई को चलाइए। किसी कंपनी से आता है एमआर, ठीक, और फिर उसके लिए कमीशन खाता है वो डॉक्टर। और जहाँ पे आपका 5 रुपया 10 रुपया में काम हो सकता है, 20 रुपये मैक्सिमम, वहाँ पे आपसे 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये सिर्फ दवा के लूटे जाते हैं। 500 रुपये से नीचे तो आप दवा भूल ही जाइए बिहार के अंदर। इतनी दयनीय स्थिति है। और क्यों है ये दयनीय स्थिति? बस इसलिए है क्योंकि हम चुनाव ठीक नहीं करते, हम नहीं चुनते ऐसे लोगों को, या किसको चुनिए, या शायद हम आवाज ही नहीं उठाते। बेकार स्थिति है एकदम। खैर, सभी चिकित्सीय समूहों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को व्यापक बनाना, योजना के तहत स्वास्थ्य से जुड़ी सभी संबंधित सुविधाओं को आम जनता के लिए सुलभ करना। विजन क्या है? भारत के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराकर उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी बजटीय खर्चों को कम करना। जन औषधि स्टोर खोलने के नियम क्या है? पब्लिक मेडिसिन स्टोर सरकार द्वारा इन जेनेरिक दवाइयों को बेचने के लिए जन औषधि स्टोर स्थापित किए गए हैं। पात्रता क्या होगी? एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरकारी अस्पताल के साथ साथ बेरोजगार फार्मासिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या कोई भी ऐसी सोसाइटी या ट्रस्ट जिसके पास वेलफेयर गतिविधियों में 3 वर्षों का कार्य का अनुभव हो, वे जन औषधि स्टोर संचालित कर सकते हैं। विशेष प्रोत्साहन मिलता है अनुसूचित जाति, एससी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एवं दिव्यांग आवेदकों को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 तक की दवाइयाँ अग्रिम एडवांस रूप से मुफ्त दी जाएगी। ठीक, आयुष्मान भारत दूसरा योजना है। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य संरक्षण योजनाओं में से एक है। परिचय घोषणा जो होता है, भारत सरकार द्वारा आम बजट 2018-19 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की, जिसे सामूहिक रूप से आयुष्मान भारत नाम दिया गया। 2 नवीन पहलें हुई, इसमें 2 मुख्य घटक शामिल है: स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। ठीक, उद्देश्य क्या? ऑब्जेक्टिव्स: स्वास्थ्य से जुड़ी भावी चुनौतियों से समग्र इन टू इन रूप से निपटना। इसके कार्यक्रम में प्राथमिक, प्राइमरी, अद्वितीयक, सेकेंडरी और तृतीयक, टर्सरी तीनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। घटक क्या है? कंपोनेंट्स की बात करें तो स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, इस आयुष्मान भारत के पहले घटक की व्याख्या की गई है। परिकल्पना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की परिकल्पना की गई है। लक्ष्य क्या है? यह पहल देश भर में 1.5 लाख केंद्र स्थापित कर स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल सुलभ बनाएगी। सुविधाएं क्या है? यह स्वास्थ्य केंद्र मुख्य रूप से असंचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तथा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध कराएंगे। हमने भारत सरकार की 2 सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्वास्थ्य योजनाओं को कवर किया। परीक्षा के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनते हैं वे ध्यान से सुन लीजिए। पहला, जन औषधि स्कीम का नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कब किया गया? तो नवंबर 2016 में किया गया। दूसरा, एससी, एसटी और दिव्यांग
आवेदकों को जन औषधि केंद्र खोलने पर कितने रुपए की दवाइयां अग्रिम दी जाएगी? 50,000 रुपए की। तीसरा, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र बनाने का लक्ष्य है? तो 1.5 लाख केंद्र। इन सभी डेटा और फैक्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आयुष्मान भारत योजना का आगे का भाग, स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अतिरिक्त तथ्य, ये स्थापित केंद्र आम जनता को निःशुल्क दवाइयां, नैदानिक सेवा यानी डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी उपलब्ध कराएंगे। इस पूरे बजटीय पहल के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोकोपकारी संस्थाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का भी प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, या आयुष्मान भारत योजना का दूसरा और सबसे बड़ा घटक है। लाभार्थी दायरा, इस पहल के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को यानी लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित करना है। बीमा कवरेज कितने का रहेगा? तो इसके तहत जो है द्वितीयक यानी सेकेंडरी टर्शियरी देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए परिवार 5 लाख तक का सालाना कैशलेस कवरेज प्रदान किया जाएगा। विशेषता, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम है। योजना से संबंधित लाभ, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, इन दोनों नवीन पहलों के माध्यम से नए भारत 2022 का निर्माण करना। कार्यबल की तो अब 2026 आ गया है, ठीक है, ये उस समय की बात है। कार्यबल की उत्पादकता कल्याण में वृद्धि होगी, जिससे बीमारी के कारण मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। इन नवीन स्वास्थ्य पहलों से महिलाओं के लिए रोजगार के नवीन यानी नए अवसर सृजित होंगे। स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियां, आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। परीक्षा नोट, आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है। तो आयुर्वेदा क्या होता है? अर्थ, आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ। ये मूलतः वेदों से लिया गया है, निकला है, जो जीवन, रोग, स्वास्थ्य के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ऐतिहासिक ग्रंथ 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के मुख्य नुस्खे और जो वर्तमान में पूरी तरह उपलब्ध हैं। दर्शन, आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति की पहली जरूरत स्वास्थ्य ही है। यह मानव के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का माध्यम है। योगा, अर्थ, योग शब्द 2 मुख्य अर्थ हैं। पहला यूजीर अर्थात जोर, और दूसरा जो है यूजा, जिसका अर्थ है समाधि यानी मन की सर्वोत्तम और संपूर्ण ज्ञान की अवस्था। वैश्विक पहचान मिली इसको भारत के विशेष प्रयासों से 21 जून को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य उपचार विज्ञान है जिससे औषधियाँ यानी दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, ठीक है, जिसमें यह पूरी तरह दार्शनिक ज्ञान, वेल फाउंडेड फिलॉसफी पर आधारित है। लक्ष्य क्या है? यह पद्धति शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियोजन के बारे में प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ सुव्यवस्थित जीवन जीने की वकालत करता है। यूनानी उद्गम कहाँ से हुआ? यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ ग्रीस, यूनान से हुआ, बाद में कई देशों में प्रचलित होने के बाद मध्यकाल में यह भारत पहुंची। प्रभाव क्या हुआ इसका? इसमें मिस्र, अरब, ईरान, चीन, सीरिया, भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं के परंपरागत ज्ञान का समावेश है। दवाएं क्या होती है इसमें प्राकृतिक पदार्थों, ज्यादातर जड़ी बूटियों, समुद्री उत्पादों और कच्ची धातुओं से बनी दवाओं के प्रयोग विशेष जोर दिया जाता है। सिद्धा क्या है? मूल यह भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है जिसका द्रविड़ संस्कृति दक्षिण भारत से गहरा संबंध है। अर्थ व इतिहास की बात करें तो सिद्ध शब्द का अर्थ है उपलब्धियां, ऐसा माना जाता है इसमें प्रवीणता हासिल करने वाले 18 सिद्धों ने इसके व्यवस्थित विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपने सारे अनुभवों को तमिल भाषा में दर्ज किया। सोवारिकपा परिचय, यह दुनिया की सबसे पुरानी स्थानीय स्वास्थ्य पद्धतियों में से एक है जिसका इतिहास 2500 वर्ष से भी पुराना है। क्षेत्र क्या? तो यह मुख्य रूप से भारत के हिमालयी क्षेत्रों विशेषकर लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि में अत्यधिक प्रचलित है। उपयोगिता क्या रहेगी? तो यह पद्धति दम्मा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और गठिया जैसे गंभीर व पुराने रोगों के इलाज में बेहद असरदार मानी जाती है। मूल सिद्धांत, इसके मूल सिद्धांतों में शरीर, दिमाग, इलाज के केंद्र बिंदु, एंटीडॉट जैसे इलाज, रोग का निदान करने वाली औषधियाँ और औषध विज्ञान शामिल है। इसमें मानव शरीर की रचना में ब्रह्मांड संबंधी 5
भौतिक तत्वों यानी पंच महाभूत विकार की प्रकृति और उपचारात्मक उपायों के महत्व को पर जोर दिया जाता है। हमने आयुष्मान भारत योजना के दूसरे सबसे बड़े घटक 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना समझने के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों यानी आयुष का बहुत शानदार ओवरव्यू लिया है। आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ से 3 बातें बिल्कुल रट लीजिएगा। पहला, आयुष्मान भारत में प्रति परिवार के लिए जो है कितने लाख का कवरेज मिलता है, तो 5 लाख। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून। तीसरा, हिमालय क्षेत्रों में प्रचलित 2500 साल पुराना चिकित्सीय पद्धति कौन सा है, तो यह है सोवा रिगपा। ठीक है, चलिए होम्योपैथी की बात करें तो प्रमुख आयुष संस्थान होम्योपैथी से जुड़े मुख्य तथ्य क्या है। मूल अवधारणा, हिप्पोक्रेट्स के समय लगभग 400 ईसा पूर्व से चिकित्सक ईसवी पूर्व से मानते हैं, चिकित्सक मानते रहे हैं कि कुछ तत्व स्वस्थ व्यक्तियों में उसी तरह रोग के लक्षण पैदा करते हैं जिस तरह रोगियों में। जनक इसके कौन थे, जर्मनी के डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन ने इस तथ्य की वैज्ञानिक जांच की और होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। भारत में आगमन कब हुआ और मान्यता कब मिली। भारत में यह पद्धति 1810 ईस्वी के आसपास यूरोपीय मिशनरियों के जरिए आई। वर्ष 1984 में संविधान सभा और बाद में तत्कालीन संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से इसे सरकारी मान्यता दी गई। प्रमुख आयुष शिक्षण संस्थान कहाँ पे है, शिक्षा संस्थान। ठीक, तो ये मैच करने वाला आता है परीक्षा में, सीधे मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तो संस्थान एक तरफ शहर है, 140 पाठ्यक्रम है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फेलोशिप कार्यक्रम के लिए। आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान जामनगर में है, गुजरात। यह संस्थान 10 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलाता है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है कोलकाता में, यह होम्योपैथी में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है बेंगलुरु में, यह यूनानी चिकित्सा में 8 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलाता है। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई में है, इसमें सिद्ध चिकित्सा के 6 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में है, आयुर्वेदा का शीर्ष संस्थान है। पूर्वोत्तर आयुर्वेद होम्योपैथी संस्थान जो है शिलोंग में है, इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी कॉलेजों के अलावा अस्पताल भी है। तो ये था हमारा डिस्कशन, ठीक है, और जेनेटिक्स को लेके और जैव विकास को लेके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, मैं समझता हूँ, कहीं पे हाईलाइट नहीं कर पाया चीज़ों को वीडियो के अंदर, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप स्लो में या फिर थोड़ा फास्ट करके मेरी बातों को सुने और जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लें प्लीज़। धन्यवाद।